नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश लेकर खबर की तह तक आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे हम जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स और हमारे सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की, और आज हम सबसे पहले रुक कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक की। प्रशासनिक सचिवों को बैठक में सीएम ने कई कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी की सुविधा के साथ साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। हेलीपोर्ट निर्माण के लिए भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम सुक्खू ने बेसहारा पशुओं की समस्या पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि समन्वय से काम करें। एसडीएम और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी निपटाए गए राजस्व मामलों के आधार पर राजस्व अधिकारियों की एसीआर बनेगी। प्रशासनिक सचिवों के साथ काफी अहम बैठक थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं आपको अहम खबर, और हमारे साथ इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, प्रशासनिक सचिवों के साथ काफी अहम बैठक थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। कई कड़े निर्देश उन्होंने इस बैठक में अधिकारियों को दिए हैं। आप तफसील से इस बैठक के बारे में बताएं। बिल्कुल देखिए, शिमला में ये बैठक हुई है और राज्य सचिवालय में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बैठक को किया, और इसमें जितने भी प्रशासनिक सचिव और मुख्य सचिव वो इसमें मौजूद रहे। खासतौर पर क्योंकि ये मंडे मीटिंग के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि मंडे को जो सोमवार को उस दिन गुरु पर्व की छुट्टी थी, तो इसलिए उस दिन ये बैठक नहीं हो पाई थी, और पिछले कल इस बैठक को किया गया है। और इसमें जब भी ये होती है उसमें जो सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम है और जो बड़ी योजनाएं हैं उनकी रिव्यू जो है मुख्यमंत्री करते हैं। और पिछले कल की जो बैठक हुई है उसमें खास तौर पर जो राजस्व से जुड़े मामले हैं उनको लेकर फोकस किया गया, और उसका निपटान समयबद्ध तरीके से हो और उसमें रहते वो निपटारा हो जाना चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और इसमें खास तौर पर ये कहा गया है कि जो राजस्व अधिकारी हैं, जो राजस्व से जुड़े केस हैं, इंतकाल के केस हैं या फिर डिमार्केशन के केस है, और भी इस तरह की जो पार्टीशन के जो केसेस रहते हैं राजस्व में, उसके आधार पर ही उसकी एसीआर बनेगी। जो गुप्तीय रिपोर्ट होती है किसी भी अधिकारी की, उनको इंक्रीमेंट लगनी है, प्रमोशन उनको मिलनी है, तो वो उस आधार पर तय होता है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्व से जुड़े जितने भी मामले जिला स्तर पर आएंगे उनकी रिपोर्ट जो है नाम वाइज वो राज्य सरकार को आएगी, और उसमें ये लिखा जाएगा कि कब ये मामला राजस्व अधिकारी के पास आया था और निपटान कितने दिन के भीतर किया है, और वो सुनिश्चित किया जाएगा कि जो एक तय में रखा गया है, क्योंकि रेवेन्यू एक्ट में भी हिमाचल सरकार ने बदलाव किया है, उसके मुताबिक जो डेट्स उसमें फिक्स हैं कि इतने डेज में ये काम हो जाना चाहिए, तो उसके अंदर अगर ये काम होता है तो उसकी एसीआर ठीक रहेगी। अन्यथा उसकी एसीआर जो है उसमें वो लिखा जाएगा कि अधिकारी ने समयबद्ध तरीके से इसका निपटान नहीं किया है। तो ये एक बड़ा फैसला और बड़ा निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, क्योंकि अभी भी 1 और 2 दिसंबर को राजस्व लोक अदालतें प्रदेश में लगाई जानी है। पहले भी इस तरह की अदालतें लगाई गई थी, उसमें 30,000 से ज्यादा केसों का निपटारा किया गया है, लेकिन वो केवल इंतकाल से जुड़ी थी। अब बाकी भी जो रेवेन्यू से जुड़ी केस हैं उनका निपटान भी इसी तरह की अदालतों के जरिए होगा। वो एक बड़ा फैसला है, और उसके साथ साथ आपदा में जिस तरह से हिमाचल में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, सड़कें बहुत ज्यादा खराब हुई है, उसको लेकर राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 20 करोड़ रुपए रिलीज भी किए हैं, ताकि सड़कों की मरम्मत वो यहाँ पर इस वक्त हो, और क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली है तो सर्दियों में जी, काम नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ जो बेसहारा पशु है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है, और उसके अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पशु बेसहारा सड़कों पर नहीं होना चाहिए। और क्योंकि टैगिंग पहले हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जी, भी देखा जाता है कि कई लोग जो दुकान में टैग लगे हैं उनके भी कान काट लेते हैं और सड़कों में उन पशुओं को छोड़ देते हैं। और अभी क्योंकि सर्दी आने वाली है तो उनके लिए ये वक्त बहुत ही जीने मरने जैसा वक्त जो है ये हो जाता है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आप उनका इसके लिए देखिए कि कैसे उन बेसहारा पशुओं को गौशालाओं में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो ई टैक्सी यानी हरित राज्य बनाने की तरफ राज्य सरकार बढ़ रही है, और 50% उसमें राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जानी है जो ई टैक्सी लेगा। तो उसको लेकर भी रिव्यू जो है मुख्यमंत्री ने दिया, और उसमें अधिकारियों ने बताया कि 90 के करीब
इस तरह के केस आए हैं, जी। अब उनको सरकार मेरिट के आधार पर उन केसों का निपटान करेगी और फिर जो लोन नहीं ले सकते, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको लोनिंग में भी मदद की जाएगी ताकि ई टैक्सियां प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा संचालित हो और जी। उनका विभागों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा ताकि एक सुनिश्चित इनकम जो है उस बेरोजगार युवा की हो। तो काफी सारे जो एजेंडा है, फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जी। पैरा वर्करों की जल शक्ति विभाग में भर्तियां होती है, हर मामले को लेकर काफी सख्त नजर आए इस बैठक में मुख्यमंत्री। प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और इस बीच हम रुख करेंगे हरियाणा का। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा निवास में ये अहम बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर बाद फरीदाबाद रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। फरीदाबाद में भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। जिला लोक संपर्क और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक करेंगे फरीदाबाद। तो आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है चंडीगढ़ में। हरियाणा निवास में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया, यानी अब से थोड़ी देर बाद ही बैठक होगी। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और हमेशा की तरह आपका रुख कर रहे हैं चंडीगढ़ की अहम खबर की तरफ। आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है मुख्यमंत्री के साथ। हरियाणा निवास में बैठक होगी। अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 11 बजे इस बैठक का आगाज हो जाएगा। कई महकमों में सरकारी खरीद पर आज मंजूरी दे दी जाएगी। तफसील से आप बताइए हमारे दर्शकों को जितेंद्र इस बैठक के बारे में। देखिए, बिल्कुल मुमताज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। दोपहर तक चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री रहेंगे और हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क्स कमेटी की एक बैठक 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास के अंदर ही मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। इस बैठक में जो सरकारी खरीद की जाती है वो तमाम मसले हाई पावर परचेज कमेटी के अंतर्गत आते हैं। सरकार के अंदर अलग अलग महकमों के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी एक बड़ी खरीद की जाती है और उसको लेकर के इस बैठक का आयोजन किया जाता है ताकि मोल भाव करते हुए जो सरकारी पैसा है उसकी बचत की जा सके। इस उद्देश्य के साथ इस प्रकार की बैठक समय समय पर आयोजित की जाती है। हाई पावर वर्क्स कमेटी के अंदर जो बड़े निर्माण कार्य हैं सरकार के, उन तमाम निर्माण कार्यों को लेकर के नेगोशिएशन किया जाता है ताकि कम रेट के अंदर जो है इस प्रकार के तमाम निर्माण कार्य हैं, चाहे वो पुल से संबंधित हो, नहरों से संबंधित हो, इस प्रकार के जो बड़े निर्माण कार्य हैं उनको लेकर के चर्चा की जाती है और उसके अंदर भी नेगोशिएशन करके सरकार के पैसे के बचत को उद्देश्य से हाई पावर वर्क्स कमेटी का समय समय पर आयोजन किया जाता है ताकि इस प्रकार के जो कार्य हैं उनके अंदर नेगोशिएशन करके कम रेट पर जो कार्य है सरकार करवा सके। इसी को लेकर के 11 बजे आज बैठक है जिसमें इन दोनों मसलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ में सदस्य के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री अनूप धानक भी जो है सदस्य के तौर पर इस बैठक के अंदर रहते हैं। साथ ही महकमों के अंदर जिन महकमों में खरीद होनी है उनके संबंधित अधिकारी और मंत्री भी इस बैठक के अंदर पहुंचते हुए नजर आते हैं। और आज 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक है। इस बैठक को करने के बाद दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के अंदर मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद में निजी कार्यक्रम है जिसके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। इसके बाद जो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक है फरीदाबाद में आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से की जाए। तो आज पूरे दिन का मुख्यमंत्री का शेड्यूल इस प्रकार से रहने वाला है जिसमें कह सकते हैं फर्स्ट हाफ के अंदर मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है और सेकंड हाफ यानी दोपहर बाद फरीदाबाद के अंदर वो मौजूद रहेंगे जहां पर निजी कार्यक्रम के साथ साथ एक बैठक भी ग्रीवेंस कमेटी की वो करने जा रहे हैं। जी जितेंद्र, हरियाणा की एक और अहम खबर है जिसकी तह तक पहुंचना है आपके जरिए। हम रुख करेंगे एक और अहम अपडेट का। हरियाणा के सीनियर IAS विजय दहिया और जयबीर आर्य को जमानत मिल गई है। पंचकुला अदालत से दोनों अफसरों को जमानत दे दी गई है। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे दोनों ऑफिसर्स। एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजय दहिया को हरियाणा कौशल विकास मिशन में पुराने बिल मंजूर करवाने के बदले में एक महिला के जरिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया और IAS जयबीर आर्य को एक कर्मचारी का तबादला करने के बदले में एक प्राइवेट शख्स के जरिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, जब ये मामला सुर्खियों में आया तब से लेकर अब तक तमाम अपडेट आपके जरिए हमने अपने दर्शकों को पहुंचाए हैं। हरियाणा के दोनों सीनियर अफसरों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत के मामलात में अरेस्ट किया। अब अहम खबर यह है कि पंचकुला अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है। इस खबर को तफसील से कैसे समझेंगे जितेंद्र?
देखिए, बिल्कुल दोनों ही जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से अपनी जो जमानत याचिका है वो कोर्ट के समक्ष लगाई गई थी और दोनों को यहाँ पर एक बड़ी राहत ये कहा जा सकता है मिली है, क्योंकि पिछले माह 10 और 11 अक्टूबर यानी एक दिन के अंतराल पर ही इन दोनों ही ऑफिसर्स की जो गिरफ्तारी है वो हुई थी और उसके बाद से लगातार ये मामला कोर्ट के अंदर लंबित था। और मामले की जानकारी जैसा कि मुमताज आपने भी दी, विजय दहिया के मामले में हरियाणा कौशल डेवलपमेंट मिशन के अंदर बिल क्लियर कराने के एवज जो है रिश्वत लेने का मामला था। हालांकि कोर्ट ये तय करेगी कि इस मामले में आरोपी से उन्हें दोषी बनाया जाएगा या फिर उन्हें दोष मुक्त किया जाएगा, आरोप मुक्त किया जाएगा। ये तमाम चीजों को लेकर के सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन एक बड़ी राहत पंचकुला अदालत की तरफ से विजय दहिया को मिली है और इसी प्रकार से जयवीर आर्य को भी बड़ी राहत यहाँ पर मिलते हुए नजर आई है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से दोनों ही जो ऑफिसर्स हैं उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है और जिला अदालत की तरफ से ये राहत दोनों ही ऑफिसर्स को मिली है। इनके वकीलों ने दलील दी जितेंद्र की फर्जी मुकदमों में फंसाया गया इन अफसरों को। देखिए, अमूमन कोर्ट के अंदर कुछ प्रक्रिया जो है रहती है जो वकीलों की तरफ से अपनाई जाती है। उन तमाम प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया गया है। जो आरोप लगाने वाला पक्ष है और जो आरोप से बचने वाला जो पक्ष है उनकी तरफ से अपनी अपनी दलीलें इसको लेकर के दी जाती है। और बिल्कुल आपने यहाँ पर सही जिक्र किया कि दोनों के वकीलों की तरफ से कहा गया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया। हालांकि ये बात इससे पहले से ही मुमताज कही जा रही थी, लेकिन इसके पीछे के जो तथ्य हैं वो बताए जाते हैं। जो पूरी चेन एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इसको लेकर के बनाई गई है, उस चेन में किन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात को भी सामने रखा जाता है। तो तमाम जब दलीलें होती हैं, आपस में बहस होती है, उसके बाद इस प्रकार का जो फैसला है वो सामने निकल करके आता है जी। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि दोनों ऑफिसर्स को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलते हुए नजर आई है। शुक्रिया जितेंद्र, आपका इन दोनों खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम रुक कर रहे हैं पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। पहले दिन पंजाब सरकार की तरफ से किए गए 2 मनी बिल पेश और 3 बिलों को आज सदन में पेश किया जाएगा। विरोधी दल ने सत्र को 1 हफ्ते तक करने की मांग रखी है। बीते दिन पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2023 और पंजाब माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को पास किया गया है, जबकि आज भारतीय स्टैंप पंजाब संशोधन विधेयक 2023 को पास किया जा सकता है। पिछले माह बुलाए गए सत्र को पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से अवैध करार दिए जाने के बाद इन बिलों को पेश नहीं किया जा सका। हरसिमरत पॉल मेरे साथी सीधे इस खबर पर बनी हुई हमारे साथ। हरसिमरत, पंजाब विधानसभा के 3 दिन के सेशन का आयोजन किया गया, आज दूसरा दिन है। कल बिल पेश किए गए, आज भी बिल पेश किए जाने। आप तफसील से बताइए किस तरह की कार्यवाही चल रही है विधानसभा में पंजाब में। जी मुमताज, आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र पंजाब का जो है वो रखा गया है। 5वां शीतकालीन सत्र है ये और पहले दिन की कार्रवाई जो है वो आधे दिन की रही। 2 बजे सेशन शुरू हुआ था और ये तकरीबन 6 बजे तक चला है, जिसमें कि 2 बिल पास किए गए थे। और इसके बाद अगर आज की बात की जाए तो आज दूसरा और आखिरी दिन है और आज तकरीबन 4 विधेयक जो है वो लेके आने हैं और इन बिलों को पास किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 2023 संशोधित किया जाएगा, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन बिल और इसके अलावा इंडियन स्टैंप और पंजाब कैनाल और ड्रेनेज बिल 2023 जो है वो इसमें लेकर आए जाएंगे और इनको आज पास करने की उम्मीद है। आपको ये भी बता दें कि सेशन जो है आज दूसरा दिन हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो आज का ही दिन है जो पूरा दिन सत्र चल सकता है, क्योंकि 10 बजे से ये सेशन जो है वो शुरू हो गया है और आगे कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से 4 बिल इसमें लेकर आए गए हैं तो उन पर भी जाहिर तौर पर जो है हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर जो विपक्षी दल है उसने ये मांग उठाई है कि सत्र को सिर्फ 2 दिन का ही क्यों रखा गया है, इसको बढ़ाकर 1 सप्ताह किया जाना चाहिए था। क्या सत्र बढ़ेगा या फिर नहीं, ये भी आज की मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। बहरहाल जो सेशन है उसकी शुरुआत सुबह 10 बजे हुई है। जी मुमताज, तो देखते हैं और किस ना दिलचस्प ये सेशन रहने वाला है। विपक्ष की तरफ से ये भी मांग उठाई गई थी हरसिमरत के कम से कम 1 हफ्ते का इस सेशन को किया जाए। 3 हफ्ते माफ कीजिएगा 3 दिन के सेशन को लेकर विपक्ष ने पहले भी ऐतराज जताया था। क्या इसको लेकर भी कल पहले दिन की कार्यवाही के दौरान कोई हंगामा हुआ?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार विपक्षी दल जो है वो हमलावर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सत्र जो है 2 दिन का नहीं बल्कि 1.5 दिन का इसको माना जाए, क्योंकि पहले दिन जो सत्र की शुरुआत हुई थी वो दोपहर 2 बजे हुई और शाम को 6 बजे तक ये सिमट गया। दूसरे दिन की कार्यवाही जो है वो सुबह 10 बजे से रखी गई है और देखना होगा कि ये कितना लंबा चलेगा। तो इसको देखते हुए विपक्षी दल ने सरकार को जरूर घेरा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार विपक्ष में थी तब उनका कहना था कि सत्र जो है वो हफ्ते से लेकर 10, 15, 20 दिन यहाँ तक कि महीने का भी हो सकता है, पर जब वो खुद सत्ता पक्ष में आए हैं तब वो इस बात पर गौर नहीं कर रहे और 1-2 दिन में ही सत्र जो है वो निपटा देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में पंजाब के मामले उठाना, समस्याएं उठाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में जो ये शीत सत्र 2 दिन का चलाया गया है उसे बढ़ा करके कम से कम हफ्ते का करना चाहिए और फिलहाल पहले दिन इसको लेकर के कोई भी जो हामी वो सामने नहीं आई है। आज देखना होगा कि आज ये सत्र बढ़ता है या फिर नहीं। शुक्रिया हरसिमरत, आपका इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को 17 दिन की मशक्कत के बाद मंगलवार को महफूज बाहर निकाल लिया गया। इन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका हेल्थ चेकअप किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना और इससे पहले मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाले जाने पर पीएम मोदी ने खुशी का इजहार कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना
अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड सर। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते? वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर। मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ में रहे बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर हैं सर, ऑफिसर थे सर,
उनको हमारी वो भी अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों के संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा, क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। और मैं चाहूंगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि वहां सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूं सबसे। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।